क्या आपने कभी सोचा है कि हम लोग चलते कैसे हैं? हमारी बॉडी खुद को मेंटेन कैसे करती है? या फिर मैं कहूँ मसल्स, जॉइंट्स वगैरह जो है ये सब मिलकर काम कैसे करते हैं? तो इन सब का आंसर है भाई सिर्फ और सिर्फ बायोमैकेनिक्स। अगर आपको बायोमैकेनिक्स पे आपकी मास्टरी है तो आप अपने पेशेंट्स को ट्रीट कर ले जाएंगे। एंड अगर बायोमैकेनिक्स का एक भी कॉन्सेप्ट अगर आप भूले तो आप पेशेंट को ट्रीट करना तो बहुत दूर की बात है, ढंग से असेस तक नहीं कर पाओगे। तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप बीपीटी स्टूडेंट हो या फिर एनाटमी को बहुत ही इजी वे में समझना चाहते हो तो प्लीज़ ये वीडियो एंड तक देखना। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि बायोमैकेनिक्स का आज इंट्रोडक्शन हम लोग लेंगे कि बायोमैकेनिक्स होती क्या है, हमें क्यों पढ़ना है, एंड बायोमैकेनिक्स के अंदर हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो चलो लेट्स स्टार्ट। देखो, बायो मैकेनिक्स अगर हम लोग इस पूरे टर्म को दो पार्ट में डिवाइड करें या फिर दो शब्द में तोड़ें तो होगा बायो एंड मैकेनिक्स। बायो का मतलब होता है लिविंग एंड मैकेनिक्स इट मीन स्टडी ऑफ मूवमेंट्स एंड मोशंस। बायो मैकेनिक्स वो साइंस है जो कि हमें बताती है कि हमारी बॉडी के मसल्स, बोन्स एंड जॉइंट्स मूवमेंट के टाइम पे काम कैसे करते हैं या फिर उन पे लगने वाले फोर्स का इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, बायोमैकेनिक्स में हम लोग ये पढ़ते हैं कि हमारी बॉडी पे फोर्सेस जो है वो कैसे लगते हैं। अब आपके मन में ये क्वेश्चन है कि बायोमैकेनिक्स क्यों पढ़ना होता है? तो बायोमैकेनिक्स हमें पढ़ना होता है कि हमारी बॉडी पे फोर्स कैसे काम करता है। ठीक है, अगर पेशेंट को कोई भी अपनॉर्मेलिटी है तो उसको भी डिटेक्ट करने में या फिर उसको भी इन्वेस्टिगेट करने में हमारे बायोमैकेनिक्स का काम होता है। ठीक है, बायोमैकेनिक्स का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, अब बायोमैकेनिक्स के दो टर्म्स आते हैं, काइनेटिक्स एंड काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स जो है वो टर्म ये होती है कि जिसमें हम लोग मूवमेंट्स की बात करते हैं, कोई भी फोर्स की बात नहीं करते। ठीक है, वही काइनेटिक टर्म वो होती है जिसमें हम लोग फोर्स की बात करते हैं। ठीक है, कि हमारी बॉडी पे फोर्स कैसे लग रहा है। डन, जिसमें हमारा आता है इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्स, आगे देखेंगे। तो इसमें है स्टडी ऑफ मूवमेंट विद फोर्सेस, कोई भी मूवमेंट होगा तो वो फोर्स के साथ कैसे हम लोग पढ़ेंगे वो इसमें आता है काइनेटिक्स में। एंड काइनेमेटिक्स इट मीन्स स्टडी ऑफ मूवमेंट विदाउट फोर्सेस, कोई भी मूवमेंट परफॉर्म हो रहा है तो बिन विदाउट फोर्स के कैसे मूवमेंट परफॉर्म हो रहा है वो हम लोग पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स में। ठीक है, जिससे कि रेंज ऑफ मोशन। अब रेंज ऑफ मोशन क्या होता है? रेंज ऑफ मोशन वो होता है कि हमारा आर्म, मतलब मुझे शोल्डर फ्लेक्शन करना है तो मेरा आर्म जो है वो कितने डिग्री तक ऊपर जा रहा है। ठीक है, वो हुआ मेरा रेंज ऑफ मोशन। एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम इट मीन्स कितने प्लेन में वो मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, डन। फिर काइनेमेटिक्स टर्म में हम लोग पढ़ते हैं ओस्टियोकाइनेमेटिक्स एंड ऑर्थ्रोकाइनेमेटिक्स। अब ओस्टियोकाइनेमेटिक्स, ओस्टियो मतलब बोन्स, ठीक है, एंड आर्थ्रो इट मीन्स आर्टिकुलर सरफेसेस की। डन। अब देखो, ओस्टियोकाइनेमेटिक्स इट मीन्स रेफर्स टू रोटेटरी मूवमेंट्स ऑफ बोन, मतलब कि बोन में जितने भी मूवमेंट होते हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं ओस्टियोकाइनेमेटिक्स में। ठीक है, ये स्कैपुला है एंड ह्यूमरस, इधर जो मूवमेंट होंगे वहाँ हम लोग पढ़ेंगे ओस्टियोकाइनेमेटिक्स में। डन। ऑब्जर्वेबल मूवमेंट्स होते हैं जो कि शॉन होते हैं हमारे तीन प्लेन में, सजाइटल, फ्रंटल एंड ट्रांसवर्स। अब भाई आप जितने भी प्लेन ले लो, दुनिया में सिर्फ और सिर्फ तीन प्लेन्स होते हैं, सजाइटल, फ्रंटल एंड ट्रांसवर्स प्लेन। डन। अब उसके बाद में देखो, ये मैंने डायग्राम बनाया है, इससे आपको समझ आ जाएगा। ये एक बॉडी है, ठीक है, ह्यूमन मतलब बॉडी है। अब इसमें तीन प्लेन्स में हमें डिवाइड करना, तो हम लोग कैसे करेंगे? पहला है सजाइटल प्लेन। सजाइटल प्लेन जो है हमारी बॉडी को डिवाइड करता है मीडियल और लेटरल पार्ट में। ठीक है, मतलब हाफ हाफ पार्ट में, मतलब बीच में से अगर लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमारा आधी बॉडी इधर एंड आधी बॉडी इधर। ठीक है, ये हुआ सजाइटल प्लेन। अब दूसरा आता है फ्रंटल प्लेन। फ्रंटल प्लेन जो है वो हमारी बॉडी को एंटीरियर और पोस्टीरियर में डिवाइड करता है, जैसे कि ये बीच वाला। ठीक है, एंटीरियर और पोस्टीरियर में डिवाइड करता है। फिर आता है तीसरा ट्रांसवर्स प्लेन। अब ट्रांसवर्स प्लेन क्या होता है? जो कि बॉडी को अपर एंड लोअर में डिवाइड करता है। डन। सजाइटल प्लेन अदर हाफ में डिवाइड करेगा, मतलब टू हाफ में बॉडी को डिवाइड करेगा। फ्रंटल प्लेन जो है वो एंटीरियर पोस्टीरियरली डिवाइड करेगा एंड ट्रांसवर्स प्लेन जो है वो अपर और लोअर में डिवाइड करेगा। अब देखो, प्लेन क्या होता है? प्लेन जो है वो एक इमेजनरी सरफेस है जिसमें मूवमेंट हो रहा होता है। ठीक है, प्लेन जो है वो एक इमेजनरी सरफेस है जिसमें मूवमेंट परफॉर्म होता है। एंड एक्सिस
इज दैट इमेजनरी लाइन जिसके अलॉन्ग मूवमेंट होता है, ठीक है। ये मैंने एक्सिस ली, डन। अब मुझे मान लो कि मुझे ऐसे इसको रिवॉल्व करवाना है, ठीक है, तो रोटेट होगा, तो ये मेरी एक्सिस है, इसके अलॉन्ग जो मूवमेंट हो रहा है वो क्या हुई, एक्सिस। अब प्लेन जिस इमेजनरी सरफेस में वो मूवमेंट हो रहा है, डन, ओके। अब उसके बाद में आती है अर्थ्रोकाइनेमेटिक्स। अर्थ्रोकाइनेमेटिक्स होती है स्टडी ऑफ मूवमेंट्स विच आर अकर बिटवीन आर्टिकुलर सर्फेसिस ऑफ टू बोन, मतलब कि दो बोन के आर्टिकुलर सर्फेसिस के बीच में जो मूवमेंट हो रहा होता है उसको हम लोग कहते हैं अर्थ्रोकाइनेमेटिक्स। अर्थ्रो का मतलब है आर्टिकुलर सरफेस, ठीक है। अब इसमें होगी रोलिंग, स्लाइडिंग एंड स्पिनिंग, डन। रोलिंग क्या होता है, देखो ये कोई बॉल है, ठीक है, और ये इसका सरफेस है। अब ये इसके ऊपर रोल करती जाएगी, रोल करती जाएगी, तो इसके काफ़ी सारे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वो इसके भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में आएंगे, ठीक है। मतलब कि एक सरफेस का दूसरे सरफेस के कांटेक्ट में आना एंड विद उसके अलग अलग पॉइंट्स पे उसके कांटेक्ट में आना, वो क्या होता है हमारा रोलिंग, डन। स्लाइडिंग क्या होता है कि स्लाइड कर रहा है किसी चीज़ पे, ठीक है, तो ये वाला बोन का आर्टिकुलर सरफेस जो है वो इसके ऊपर स्लाइड कर रहा है, ठीक है। एंड स्पिनिंग की एक ही जगह पे रोटेट हो रहा है, जैसे कि हम लोग जब हम एल्बो जॉइंट पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि स्पिनिंग होती है, मतलब एक अपनी ही एक्सिस पे घूमता रहता है, ठीक है, ओके। ये तो हुआ बायोमैकेनिक्स के बारे में, ठीक है, कि बायोमैकेनिक्स होती क्या है एंड हमें पढ़नी क्या है। इस वाले पेज में हम लोगों ने कवर किया काइनेमैटिक्स के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरे पेज में काइनेटिक्स के बारे में। ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, आई विल अश्योर यू कि इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। तो दूसरा हम लोग पढ़ते हैं काइनेटिक्स के बारे में। तो काइनेटिक्स हम लोगों ने क्या पढ़ा था, स्टडी अबाउट फोर्सेस की मूवमेंट जो है वो कैसे हो रहा है एंड उस पर फोर्स कैसे लग रहा है, डन, चलो ठीक है। अब बेसिक फोर्स क्या होता है, पुश और पुल एक्सर्टेड बाय वन ऑब्जेक्ट और सरफेस वन अनदर। ये एक सरफेस, ये एक ऑब्जेक्ट है एंड ये इसका सरफेस है, ठीक है। अब इधर के साइड में उसको खींच रही हूँ तो इधर क्या लग रहा है, फोर्स, ठीक है। वही क्या होता है, पुश और पुल, जो कि हम लोग नॉर्मल भाषा में बोलते हैं। अब इसके भी हम लोग दो टाइप्स पढ़ते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्स। इंटरनल का मतलब क्या, अंदर से जो फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब अंदर हमारे कौन कौन फोर्स लगाएगा, ऑब्वियसली मसल से तो लगाएंगी। अगर मसल्स फोर्स नहीं लगाएंगे तो भाई हम लोग गिर जाएंगे, हमारे बैलेंस नहीं बनेगा, है ना। चलो, आर दोज फोर्सेज दैट एक्ट ऑन स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी एंड अराइजेज फ्रॉम द बॉडीज ओन स्ट्रक्चर्स। तो हम वो स्ट्रक्चर्स कौन सी हुई, हमारी मसल्स, जो कि ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करती है या फिर हमको स्टेबलाइज करने का काम करती है, ठीक है। वो कौन सी होती है, इंटरनल फोर्स, जो कि मसल्स के थ्रू लगता है, मतलब कि बॉडी के अंदर से लगता है। जैसे देखो मैंने एग्जाम्पल भी लिया है इधर, पुल ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई ऑन रेडियस। पुल ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई ऑन रेडियस मतलब कि बाइसेप्स ब्रेकाई जो है, जब हम लोग एल्बो का फ्लेक्शन करते हैं तो अब हमारे बाइसेप्स ब्रेकाई जो है वो ऊपर की तरफ मसल फोर्स लगाती है, मस्कुलर फोर्स, एंड नीचे की तरफ उसे पुल कौन करता है, ग्रेविटी, ठीक है। मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट में जो है वो काम करती है मसल का फोर्स, ठीक है, इंटरनल फोर्स। अब आता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मतलब कि बाहर से लगने वाला फोर्स कौन सा होगा, ऑब्वियसली ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। तो एक्सटर्नल फोर्स आर पुशेस और पुल्स ऑन द बॉडी दैट अराइजेज फ्रॉम द सोर्स आउटसाइड द बॉडी, मतलब कि बॉडी के बाहर से जो लग रहा है वो कौन सा हुआ, एक्सटर्नल फोर्स, डन। अब जैसे ये पैर है, ठीक है, अब नीचे की तरफ कौन सा लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर नहीं लगेगा तो भाई हम लोग गिर जाएंगे, ठीक है। मतलब मेरी मसल्स ऊपर की तरफ फोर्स नहीं लगाएंगी एंड पूरा ही ग्रेविटी की तरफ लगा तो मैं गिर जाऊंगी, इक्विलिब्रियम नहीं आएगा, मतलब कि बैलेंस नहीं आएगा। तो इक्विलिब्रियम या फिर बैलेंस वाली कंडीशन के लिए क्या होता है, आई एफ इक्वल्स टू ई एफ, मतलब कि इंटरनल फोर्स एंड एक्सटर्नल फोर्स विल बी इक्वल, ठीक है। अब फोर्स नेचुरली एक्टिंग ऑन द बॉडी, और कौन से फोर्स है जो कि हमारे नेचुरल लगते हैं बॉडी पे। पहला तो आता है टेंसाइल फोर्स। टेंसाइल फोर्स क्या होता है कि फोर्स फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन इन परपेंडिकुलर मैनर, मतलब कि ये ऑब्जेक्ट है, अब इधर से भी फोर्स लग रहा है एंड इधर से भी फोर्स लग रहा है, तो इसकी लेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। टेंसाइल फोर्स मतलब कि इलोंगेशन हो रहा है, ठीक है, तो ये कौन सा हुआ, टेंसाइल फोर्स। स्ट्रेचिंग गिव्स
स्ट्रेच टू मटेरियल, गिव्स स्ट्रेच टू मटेरियल, मतलब कि ये मटेरियल जो है वो खिंच जाएगा, ठीक है। खिंचाने वाला फोर्स होता है टेंसाइल फोर्स। अब कंप्रेशन उसी का ही उल्टा, मतलब कि मैं दोनों साइड से अगर फोर्स लगाऊंगी एंड इसकी लेंथ जो है वो छोटी हो जाएगी, वो कौन सा हुआ, कंप्रेशन फोर्स, ठीक है। एंड तीसरा हुआ शेयर फोर्स, मतलब कि लाइज पैरेलली टू contacting surface of object and cause limit movement between the surface. It means एक सरफेस के ऊपर दूसरी सरफेस मूव कर रही है एंड उसके पैरेलली जो फोर्स लग रहा है उसे हम लोग कहते हैं शेयर फोर्स। डन। फिर आता है टॉर्जन फोर्स, एक तरह का रोटेशनल फोर्स है जो कि ऑब्जेक्ट पे लगता है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलॉन्ग। मतलब मैंने बताया कि ये हमारी एक्सिस है एंड इसके अराउंड जो है वो रिवॉल्व हो रहा है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, टॉर्जन फोर्स। डन। बेंडिंग फोर्स, मैंने दो एंड को पकड़ के बेंड कर दिया, जैसे आपकी पाइप को मोड़ते हो वैसे ही बेंडिंग फोर्स लगता है, ठीक है। अब आता है टॉर्क, जो कि हमें बायोमैकेनिक्स में पढ़ना होता है, ठीक है। टॉर्क जो है वो एक रोटेशनल फोर्स होता है जो कि दे एक्सिस के अलॉन्ग ही मूव करता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, T इक्वल्स टू F इंटू एम ए। अब मोमेंट आर्म क्या होता है, मोमेंट आर्म ये होता है, ये कोई बॉडी है, ठीक है, ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है। तो यहाँ से और इसकी ये वाली डिस्टेंस जो हुई, जिसे हम लोग रेडियस कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं मोमेंटम, ठीक है। डन। तो अब जैसे ये देखो, ये कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से जो है इसका फल्क्रम है। फल्क्रम एक पॉइंट मतलब सेंटर होता है, जैसे हमारी बॉडी का सेंटर कहाँ लाई करता है, S2 वर्टिब्रा एंटीरियरली, है ना। वैसे ही इस बॉडी का ये सेंटर है। अब जैसे इस पेन का सेंटर कहाँ लाई करेगा, इधर। अगर इधर हुआ तो इधर से ये अनबैलेंस होने के चांसेस हैं, ठीक है। मतलब कि स्टेबिलिटी कम हो जाएगी इसकी। स्टेबिलिटी इन द सेंस मतलब कि मैं कहूँ कि ये गिर जाएगा अगर इक्वल नहीं हुआ तो हमारा सेंटर जो है हमारी बॉडी का बीच में लाई करता है। डन। जैसे कि हमारी बॉडी का होता है S2 वर्टिब्रा सेकेंड सैक्रल वर्टिब्रा एंटीरियरली। डन, ठीक है। अब यहाँ से भी फोर्स लग रहा है एंड यहाँ से भी फोर्स लग रहा है, तो ये ऐसे ऐसे रोटेट करेगी। डन। फल्क्रम के अराउंड जो है हमारी बॉडी मूव करती है। एंड मोमेंट आर्म जो मैंने बताया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम फल्क्रम, मतलब कि फल्क्रम से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स यहाँ तक की जो डिस्टेंस हुई, ये क्या हुई, मोमेंट आर्म, ठीक है। मतलब कि ये फल्क्रम के अराउंड मूव करेगा। डन। अब हमें बायोमैकेनिक्स में पढ़ना होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। वो वाला कॉन्सेप्ट तो याद ही होगा ना आपको कि न्यूटन बैठे थे एप्पल के पेड़ के नीचे, एप्पल गिरा था, तभी इन्होंने पता किया था 3 लॉज, है ना। तो पहला है उसमें से हमारा लॉ ऑफ इनर्शिया। ये क्या बताता है कि जब ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में ही रहेगी अनटिल एंड अनलेस उस पर कोई भी टाइप का फोर्स ना लग जाए, मतलब कि उसकी पोजीशन जो है वो चेंज ना हो जाए, ठीक है। स्टेट दैट एन ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म अनचेंजिंग मोशन अनलेस एक्टेड ऑन बाय एन अनबैलेंस्ड नेट या फिर रिजल्टेंट फोर्स और टॉर्क। मतलब कि कोई भी फोर्स लगने तक वो बॉडी जो है अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी अनटिल एंड अनलेस उसकी डायरेक्शन चेंज ना हो। डन। दूसरा, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो इक्विलिब्रियम में है तो उसका नेट फोर्स एंड नेट टॉर्क जो है वो जीरो होगा। इट मीन्स स्टैटिक कंडीशन में या फिर मैं कहूँ रेस्ट कंडीशन में, रेस्ट पोजीशन में नेट टॉर्क एंड नेट फोर्स जो है वो ज़ीरो होता है, उसका रिजल्टेंट जो है वो ज़ीरो ही होगा। अगर वो मूव कर रही है तो ऑब्वियस सी बात है भाई, उसका फोर्स एंड उसका टॉर्क भी जो है वो नॉट जीरो होगा, मतलब जीरो के इक्वल नहीं होगा। इट मीन्स वो मूव कर रही होगी। डन। दूसरा जो है हमारा लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, फोर्स इज अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन एंड आल्सो प्रोपोर्शनल टू मास अप्लाइड और मास बाय ऑब्जेक्ट, मतलब कि F इक्वल्स टू ma। डन। कोई इसमें रटने की चीज़ नहीं है, नॉर्मल सी याद करने वाली बात है, कोई भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, सीधी सिंपल सी है। F इक्वल्स टू ma, फोर्स इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड एक्सेलरेशन। अब इसमें ही एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है, जिसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट मेंटेन्स इन इक्विलिब्रियम व्हेन द रिजल्टेंट फोर्स इज कांस्टेंट एंड इक्वल टू जीरो। इसमें क्या होगा, मतलब ये मान लो कि ये ऑब्जेक्ट है, अब इसमें इक्वल मैग्नीट्यूड का अपोजिट डायरेक्शन में अगर फोर्स लगेगा तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, ज़ीरो। सेम है ना, सिंपल है ना। अब दूसरा, अगर इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन का, अगर ये मूव कर रहा है तो इसका रिजल्टेंट जीरो होगा नहीं,
ठीक है, इसका रिजल्टेंट ज़ीरो नहीं होगा। तो लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम यही बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट पे किसी भी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा इक्वल मैग्नीट्यूड का, तो उसमें क्या होगा, रिजल्टेंट ज़ीरो होगा। डन, चलो ठीक है। तीसरा आता है हमारा एक्शन रिएक्शन का लॉ। इसमें क्या होगा, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन इन अपोजिट डायरेक्शन इफ फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। एग्जाम्पल क्या है, वॉल पुशिंग। जैसे मान लो कि मैं चेयर पे बैठी हूँ, ठीक है, अब चेयर भी अपना फोर्स लगा रही है, इसका एग्जाम्पल होगा वॉल पुशिंग। इट मीन्स मान लो कि मैं कोई वॉल को पुश कर रही हूँ, ठीक है, तो मेरा भी फोर्स लग रहा है एंड अपोजिट में वॉल भी जो है वो अपना फोर्स लगा रही है। तो एक्शन एंड रिएक्शन एक ही टाइम पे हो रहा है एंड इक्वल हो रहा है, तो क्या होगा, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। समझ आई बात यहाँ तक। अब हमारा टॉपिक है नेक्स्ट, लीवर। लीवर एक रिजिड सेगमेंट और डिवाइस दैट रोटेट्स अराउंड अ फल्क्रम। फल्क्रम के अराउंड मूव करने वाला डिवाइस क्या है, लीवर, ठीक है। इट हेल्प्स टू ट्रांसमिट फोर्स टू मूव अ लोड विद लेस एफर्ट। लेस एफर्ट के साथ में लोड को मूव करने के लिए हमारा कौन हेल्प करता है, लीवर। एंड इसके कंपोनेंट्स हैं फल्क्रम, एफर्ट एंड लोड या फिर रेजिस्टेंस। फल्क्रम जो है वो इसका एक्सिस जहाँ पे लीवर रोटेट करेगा जिसके अराउंड, ठीक है। एंड एफर्ट इज द फोर्स अप्लाई टू मूव द लीवर। लीवर को मूव करवाने के लिए फोर्स जो अप्लाई होता है उसे हम लोग कहते हैं एफर्ट, ठीक है। एंड लोड एंड रेजिस्टेंस इज द वेट और रेजिस्टेंस दैट इज मूव्ड। वेट या फिर रेजिस्टेंस जो कि मूव कर रहा होता है, ठीक है। एंड इसके तीन क्लासेस है, फर्स्ट ऑर्डर लीवर, सेकेंड ऑर्डर लीवर एंड थर्ड ऑर्डर लीवर। जिसमें से हमारा फर्स्ट ऑर्डर लीवर है जिसमें फल्क्रम जो है वो लाई करेगा एफर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में। डन, जैसे कि इसका एग्जांपल है सीसॉ। देखो जैसे ये एक रिजिड बार है एंड इसका सेंटर जो है ये होता है हमारा फल्क्रम। डन, ह्यूमन बॉडी में इसका एग्जांपल है एक्सटेंशन ऑफ हेड एट एटलेंटा ऑक्सीपिटल जॉइंट। ओके, ये इसकी अरेंजमेंट है, ये बीच में इसका फल्क्रम है, ठीक है। पॉइंट ऑफ एक्सिस है जो इसके अराउंड लीवर मूव करेगा एंड दिस इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस फोर्स एंड दिस इज द एफर्ट फोर्स, ठीक है। फल्क्रम और एफर्ट फोर्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिसे हम लोग कहते हैं एफर्ट आर्म, एंड फल्क्रम टू रेजिस्टेंस फोर्स के बीच की डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिसे हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस आर्म। ये एफर्ट आर्म की डेफिनेशन है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम फल्क्रम टू लाइन ऑफ एक्शन ऑफ एफर्ट। मसल फोर्स के थ्रू जो एफर्ट लगाती हैं बॉडी को मेंटेन करने के लिए या फिर कोई भी जॉइंट पार्ट को मेंटेन करने के लिए, मसल फोर्स, ठीक है। अब लॉन्गर एफर्ट आर्म मीन्स लेस एफर्ट इज नीडेड टू मूव द लोड। मतलब कि जितना बड़ा हमारा एफर्ट आर्म होगा उतना ही हमें कम एफर्ट लगाना पड़ेगा लोड को मूव करने के लिए, ठीक है। दूसरा है रेजिस्टेंस आर्म। रेजिस्टेंस आर्म इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम विद फल्क्रम टू लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लोड या फिर रेजिस्टेंस। डन, लॉन्गर अगर रेजिस्टेंस आर्म होगा मेक इट हार्डर टू मूव द लोड। अगर रेजिस्टेंस आर्म ज़्यादा है तो हमें लोड को मूव करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगेगी। जैसे कि एग्जांपल हमारी बॉडी में फल्क्रम, एटलेंटा ऑक्सीपिटल जॉइंट, हमेशा जॉइंट जो है वहाँ पे हमें फल्क्रम लेना है, ठीक है। एंड ये हेड है तो ये हमारा होगा लोड, एंड ये है नेक एक्सटेंसर मसल्स जो कि फोर्स लगा रही है या फिर एफर्ट्स लगा रही है लोड को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। अगर ये अगर काम नहीं करेंगी तो हमारा ग्राउंड रिएक्शन फोर्स के थ्रू हमारा हेड जो है वो नीचे की तरफ गिर जाएगा। एंड सेकंड है सेकंड क्लास लीवर। इसमें रेजिस्टेंस या फिर लोड जो होगा वो फल्क्रम और एफर्ट के बीच में होगा, ठीक है। रेजिस्टेंस फोर्स हैज़ अ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बिटवीन एक्सिस एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट फोर्स। मतलब कि आर रेजिस्टेंस जो है वो फल्क्रम एंड एफर्ट आर्म के बीच में लाई करेगा, ठीक है। ये हुई इसकी रेजिस्टेंस आर्म एंड दिस इज द एफर्ट आर्म, ठीक है, इतना फल्क्रम तक। अब इसका एग्जाम्पल है स्टैंडिंग ऑन टोज। इसमें एक टर्म आती है मैकेनिकल एडवांटेज। इसमें क्या होता है, व्हेन द एफर्ट आर्म इज लार्जर देन द रेजिस्टेंस आर्म। अगर एफर्ट आर्म ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस आर्म से तो वहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज होगा, ठीक है। मतलब कि हमें कम एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे लोड को मूव करवाने के लिए। डन, मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ लीवर इज द रेशियो ऑफ एफर्ट आर्म टू रेजिस्टेंस आर्म, ठीक है। इट कैन बी इक्वल्स टू 1, लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 1, ठीक है। मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1, तीनों क्लासेस में एक सेकेंड ऑर्डर लीवर ही है जो कि मैकेनिकल एडवांटेज देता है ग्रेटर देन 1। इट मीन्स लेस एफर्ट इज नीडेड टू लिफ्ट अ हैवी लोड। मतलब कि हमें एफर्ट कम लगाना पड़ेगा हैवी लोड को उठाने में। डन, जैसे एक एग्जांपल था अपना
स्टैंडिंग ऑन टोज, तो हमारा फल्क्रम है यहाँ पे एमटीपी जॉइंट एंड दिस इज़ द लोड, एंड हमारी काफ मसल्स जो है वो लगाएंगी एफर्ट्स, ठीक है, मेंटेन करने के लिए। तो ये दे रखा है कि फल्क्रम जो है वो एमटीपी जॉइंट होगा, लोड जो है वो बॉडी वेट होगा, एंड एफर्ट इज़ द काफ मसल्स। एंड थर्ड अपना आता है थर्ड क्लास लीवर, जिसमें हमारा एफर्ट जो है वो बीच में होगा फल्क्रम एंड रेजिस्टेंस के बीच में। इसमें मैकेनिकल एडवांटेज होगा लेस देन 1, एंड हमारा फर्स्ट ऑर्डर लीवर में मैकेनिकल एडवांटेज होगा इज इक्वल टू 1, ठीक है। इट कैन बी लेस देन एंड इट कैन बी ग्रेटर देन, डन। एंड हमारा थर्ड क्लास लीवर है, इसमें मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ लीवर है जो कि हमारी ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये इसका अरेंजमेंट है, यहाँ पे फल्क्रम लाई करता है, एंड फल्क्रम से रेजिस्टेंस फोर्स के बीच तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द रेजिस्टेंस आर्म, एंड एफर्ट आर्म तक की बीच की डिस्टेंस इज एफर्ट फोर्स तक की बीच की डिस्टेंस इज एफर्ट आर्म, ठीक है। इसका एग्जांपल है बाइसेप्स कर्ल, नेक्स्ट पेज पे, जिसमें हमारा फल्क्रम जो होगा एल्बो जॉइंट, लोड बॉडी का वेट, ठीक है, लोड वेट इन हैंड, एंड एफर्ट इज बाइसेप्स ब्रेकाई जो कि फ्लेक्शन करवाती है एल्बो। जैसे ये देखो फल्क्रम हमारा हुआ ये जॉइंट, ठीक है, एल्बो जॉइंट, ये हुआ लोड वेट ऑफ हैंड, एंड एफर्ट कौन किसके थ्रू लग रहा है, हमारा बाइसेप्स ब्रेकाई के थ्रू, ठीक है। अब हमें बायोमैकेनिक्स में पढ़ना होता है कॉनकेव कॉन्वेक्स रूल, इसी पे ही सब कुछ काम करता है, ठीक है। ये डिस्क्राइब करता है कि हाउ जॉइंट सरफेसेस मूव, कि कैसे जॉइंट सरफेस जो है वो मूव करता है। पहला है हमारा कॉनकेव कॉन्वेक्स, इसमें क्या होगा, व्हेन अ बॉन्ड एंडिंग इन अ कॉनकेव सरफेस इज मूविंग ऑन कॉन्वेक्स सरफेस देन रोलिंग एंड ग्लाइडिंग विल अकर इन सेम डायरेक्शन। कॉनकेव जब मूव करेगा कॉन्वेक्स सरफेस पे, ये हुआ हमारा कॉनकेव, एंड दिस इज द कॉन्वेक्स सरफेस। व्हेन concave surface moves on convex surface then rolling and sliding will occur in same direction, done। and concave rule is convex surface जब मूव करेगा concave surface पे तो हमारी रोलिंग और स्लाइडिंग होगी अपोजिट डायरेक्शन में। अब है नेक्स्ट टॉपिक लॉ डिफॉर्मेशन कर्व, ठीक है। लॉ डिफॉर्मेशन कर्व प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट स्ट्रेंथ प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल और पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, मतलब कि स्ट्रेंथ प्रॉपर्टीज के बारे में बताता है, ठीक है। इसमें क्या होगा, लोड और डिफॉर्मेशन के बीच में हमारा एक ग्राफ बनता है, टो रीजन जिसमें सबसे पहले होगा, मतलब यहाँ पे हमें लेस फोर्स लगाना पड़ेगा इसको स्ट्रेट करने में, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे इलास्टिक रीजन आता है, मतलब कि जैसे देखो अगर मैं किसी भी रबड़ को खींचती हूँ तो वो अपनी नॉर्मल स्टेट में आ जाता है, ठीक है। वो क्या हुआ, इलास्टिक रीजन, मतलब फाइबर जो स्ट्रेट हुए होंगे वो अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ गए होंगे। अब आता है प्लास्टिक रीजन, प्लास्टिक रीजन में क्या होता है, अगर मैं उस पर फोर्स लगाऊंगी तो वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पे वापस नहीं आएगा, मतलब कि वो अपनी पोजीशन जो है वो रीगेन नहीं कर पाएगा, एंड वो उसी पोजीशन पे रहेगा। अगर स्ट्रेट है तो स्ट्रेट में ही रहेगा। फिर आता है उसका फेलियर पॉइंट, मतलब कि इतना फोर्स लगाने के बाद में एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे वो टूट जाता है, ठीक है। जैसे रबड़ को जैसे रबर पे ज़्यादा फोर्स लगाते हैं तो वो टूट जाता है ना, तो वो होता है उसका फेलियर पॉइंट, डन। जैसे फर्स्ट है इसका टो रीजन, व्हेन अ लोड इज अप्लाइड टू टिश्यू इट टेक वेरी लिटिल फोर्स टू क्रिम्प या फिर लैक्सिसिटी इन टिश्यूज। क्या मतलब है, जब एक लोड अप्लाई होता है टिश्यू पे तो बहुत ही कम फोर्स लगता है उसको अपनी वापस से पोजीशन में जाने के लिए, ठीक है। लेग का मतलब होता है लूजन इन टिश्यू टू कोज द फाइबर टू स्ट्रेटन आउट, मतलब कि कोई भी फाइबर को स्ट्रेट करने के लिए बहुत ही कम फोर्स लगाना पड़ता है, दिस इज कॉल्ड द टो रीजन। एंड इलास्टिक रीजन, फाइबर जो स्ट्रेटन हुए हैं एक एरिया व्हेन अ लोड एंड डिफॉर्मेशन रिलेशनशिप इज लीनियर। यहाँ पे देख लो रिलेशन, ये जो ग्राफ है ये लीनियर है, ठीक है, मतलब कि अपनी पोजीशन जो है वो फिर से रीगेन कर लेगा। एंड प्लास्टिक रीजन अपनी ओरिजिनल स्टेट में नहीं आता है, अगर मैं लोड रिमूव कर दूँ तो भी, ठीक है, वो होता है हमारा प्लास्टिक रीजन, ठीक है। डिफॉर्मेशन जो है परमानेंट हो जाता है। एंड फ्रैक्चर पॉइंट या फिर फेलियर पॉइंट, इट मे कॉज द टिश्यू टू रप्चर, इसमें टिश्यू के रप्चर होने के चांसेस अगर मैं और भी ज़्यादा फोर्स लगाऊंगी तो, ठीक है। काइनेमेटिक चेन क्या होती है, एज अ सीरीज ऑफ रिजिड सेगमेंट्स लिंक टुगेदर। इसमें क्या होता है, बहुत ही सारी सीरीज होती है रिजिड सेगमेंट्स की जो कि आपस में लिंक करते हैं, ठीक है। जैसे कि ओपन काइनेमेटिक चेन एंड क्लोज काइनेमेटिक चेन। ओपन में क्या होगा, हमारा डिस्टल पार्ट मूव करेगा एंड प्रॉक्सिमल इज फिक्स्ड। क्लोज काइनेमेटिक चेन में क्या होगा, डिस्टल पार्ट फिक्स होगा, प्रॉक्सिमल पार्ट जो है वो मूव करेगा। इसका एग्जाम्पल है ओकेसी के एग्जाम्पल है नी फ्लेक्शन, ठीक है। हमारा प्रॉक्सिमल पार्ट
जो है वो फिक्स रहता है, डिस्टल पार्ट मूव करता है। क्लोज काइनेमेटिक चेन में जब हम लोग वॉल को पुश कर रहे होते हैं तो हमारा डिस्टल पार्ट जो है वो फिक्स रहता है एंड प्रॉक्सिमल पार्ट मूव करता है, ठीक है। फिर आता है हमारा ओपन पैक एंड क्लोज पैक पोजीशन। इसमें क्या होता है, ओपन पैक पोजीशन जो है जहाँ पे जॉइंट सर्फेसेस हैव मिनिमम कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी इज नॉन एज द कॉन्टैक्ट, ठीक है, लीस्ट कॉन्टैक्ट होगा तो वहाँ हमारा होगा ओपन पैक पोजीशन। इसमें जॉइंट कैप्सूल्स एंड लिगामेंट जो होंगे वो रिलैक्स्ड स्टेट में होंगे। एग्जाम्पल होगा इसका 25 डिग्री टू 30 डिग्री फ्लेक्शन। क्लोज पैक पोजीशन क्या होती है, जहाँ पे जॉइंट सर्फेसेस हैव मैक्सिमम कॉन्ग्रुएंसी, मतलब कि मैक्सिमम कॉन्टैक्ट में रहेंगे। इस पोजीशन में जॉइंट बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल हमारा शोल्डर का फुल अबडक्शन विद एक्सटर्नल रोटेशन, ओके। ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि नी फ्लेक्शन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो ये लूज पैक पोजीशन है, मतलब कि ओपन पैक पोजीशन। एंड दिस इज द क्लोज पैक पोजीशन वेयर एकदम लिगामेंट्स एंड कैप्सूल्स आर टाइट। डन। नेक्स्ट टॉपिक है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द पॉइंट एट विच द एंटायर वेट ऑफ द बॉडी इज कंसिडर्ड टू एक्ट रिगार्डलेस ऑफ बॉडी पोजीशन। इसमें होता है हमारी पूरी बॉडी का सेंटर जहाँ पे लाई करता है उसे हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। अब इसमें बता रखी है पोजीशन की कहाँ लाई करता है। एडल्ट स्टैंडिंग में नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन में हमारा सीओजी लाई करता है एंटीरियर टू सेकंड सैक्रल वर्टिब्रा, ठीक है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, हेल्प्स टू एनालाइज पोस्चर एंड गेट और पोस्चर को एनालाइज करने के लिए हेल्प में लेते हैं एंड बॉडी को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो शिफ्ट भी हो सकता है जहाँ पे बॉडी का सबसे ज़्यादा मास हो। डन। फिर आता है इसी के इक्वल बेस ऑफ सपोर्ट। बेस ऑफ सपोर्ट क्या होता है, टोटल कॉन्टैक्ट एरिया टचिंग द फ्लोर, मतलब कि हम लोग फ्लोर के कितना कांटेक्ट में है या फिर हमारा एरिया कितना टच में है, वो होता है बेस ऑफ सपोर्ट, ठीक है। अगर लार्जर बेस ऑफ सपोर्ट होगा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, अगर स्मॉलर बेस ऑफ सपोर्ट होगा तो लेस स्टेबिलिटी होगी। एंड इसकी इंपॉर्टेंस है, हेल्प्स टू मेंटेन बैलेंस ड्यूरिंग स्टैंडिंग एंड वॉकिंग। जब हम लोग चल रहे हैं या फिर किसी जगह पे खड़े हैं तो हमारे बैलेंस को मेंटेन करने के लिए मेंटेन कौन करता है, बेस ऑफ सपोर्ट, ठीक है। फिजियोथेरेपी में इसका यूज़ है बैलेंस ट्रेनिंग के लिए और गेट ट्रेनिंग के लिए। ये तो था इसका पूरा इंट्रोडक्शन एंड बेसिक्स ऑफ बायोमैकेनिक्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड हाँ, ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगी वीडियो के एंड में, आप प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लें। एंड अगर आपको बायोमैकेनिक्स से रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा शोल्डर जॉइंट की बायोमैकेनिक्स। पहले शोल्डर जॉइंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उसकी एनाटमी, एंड देन we will study about their biomechanics, orthokinematics and osteokinematics. Done.